हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के ऑल फार्मूले, यानी कि सभी सूत्र आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ से क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से लगभग 20 से 25 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। यानी कि आपको अगर फॉर्मूला पता रहेगा तभी आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का अपना नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं कि गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये है अपना, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जितना भी गिनती में आता है ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानकर चलिए अगर आपको दे दें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अपना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है यदि हम प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक, ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या, यानी कि अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको पूर्ण संख्या मिलेगा, और उसके समूह में अगर हम प्राकृतिक संख्या जो ये है 1 2 3 4 जैसे गिनती वाली संख्या, इसका अगर हम ऋणात्मक अंक अगर इसमें लगा देंगे तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्णांक संख्या ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए 2 4 6 8 ये सभी के सभी संख्या 2 से पूरा विभाज्य है, इसलिए इसे हम कहेंगे सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या हम किसे कहते हैं। तो विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं होती है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1 3 5 7, उसके बाद 9, उसके बाद हो गया 11, उसके बाद 13, ये सभी की सभी संख्या विषम संख्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2 3 5 7, उसके बाद ये जो 9 है 9 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 11, ऐसे ही संख्या जितना भी है, यानी कि अनंत तक संख्या है उसमें जितना भी जिसका भी 2 गुणनखंड होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मानकर चलिए अगर 2 को हम तोड़ेंगे तो 2 का गुणनखंड होगा 1 और 2, उसके बाद 3 को तोड़ेंगे तो 1 और 3, और यह कोनो दूसरा संख्या से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट उसका कंडीशन है जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए ये 2 जो है 2, यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया P और ये हो गया अपना Q, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह हो गया परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर जो भी संख्या है मानकर चलिए अगर उसका वर्ग हो जाता है तो वह भी अपरिमेय संख्या नहीं होता। अगर यहाँ पर 4 का हम वर्ग करेंगे तो ये रूट से निकल करके 2 हो जाएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया √2 √3 √5 √7, ये सभी की सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या के बारे में कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा
एक हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, उदाहरण के लिए 1 और 2, अगर इसका हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा 1 आएगा, मौसा 1 आएगा, तो यह बिल्कुल ही सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद अगर हमको दे दिया कि प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तो वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्या का योग, n पूर्ण संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। उसके बाद प्रथम n सम संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। उसके बाद प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन, यह बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूप होता है वो होता है a बराबर BQ प्लस R के रूप का होता है। तो यहाँ पर हो गया अपना पहला चैप्टर ख़त्म। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला नहीं था, इसलिए जो भी था हम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरा चैप्टर की ओर। अपना दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो यहाँ पर हो गया अपना बहुपद। बहुपद हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद कहते हैं किसको, यानी कि इसका अंग्रेजी नाम हुआ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? तो सबसे पहला है बहुपद। बहुपद हम कहते हैं किसको? तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अच्छा, यहाँ पर चर और अचर की बात है। चर हम किसे कहते हैं और अचर हम किसे कहते हैं? तो चर हो गया, जैसे मानकर चलिए a से लेकर के z तक ये सभी सभी चर है, और गिनती में जो भी आता है 1 2 3 4 5 ये सभी सभी अचर है। यानी कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन अचर फिक्स रहता है। ये कांस्टेंट राशि जो है यह फिक्स रहता है। तो चर हम कहते हैं जैसे a से लेकर के z तक जितना भी है सभी सभी चर राशि है, और गिनती में जितना भी है ये सभी सभी अचर राशि है। तो यहाँ पर है वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या होगा तो हम उसे कहेंगे बहुपद है, अन्यथा कहेंगे यह बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो चर है अपना चर, यह जो x है, x में चर, इसका जो पावर है 1 छिपा हुआ है, और यह एक पूर्ण संख्या है, तो यह बिल्कुल ही बहुपद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, तो यह भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी अपना बहुपद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अपना चर राशि रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर चर राशि हो तो वह बहुपद नहीं होता है। उसके बाद अगर बट्टे में चर राशि हो तो वह भी बहुपद नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो है अपना 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो पद के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकपदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद हम किसे कहते थे? जिसमें एक पद हो उसे हम एकपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम द्विपदी कहेंगे, और जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है अपना घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, और दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो चलिए यहाँ से अपना रैखिक बहुपद हम लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद जो है अपना, इसका व्यापक रूप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अगर इसमें हम बराबर 0 कर देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पर हैं तो बराबर 0 नहीं देंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद जो है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितना शून्यक होता है? तो जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक देगा। द्विघात है तो नाम से ही स्पष्ट होता है द्विघात, यानी कि 2 शून्यक देगा। तो पहला देगा अल्फा और दूसरा देगा बीटा। यहाँ से पूछ सकता है कि शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी कि ये अपना शून्यक है, इसका योग मतलब जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। उसके बाद पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। उसके बाद हम चलेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है। तो द्विघात बहुपद में आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, उससे बोलेगा कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। यहाँ से पूछेगा त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a। अगर 2 शून्यक को एक साथ लेकर के उसका गुणनफल का योग बोलेगा तो उसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अगर त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल पूछे तो वो होता है माइनस के d/a। तो यहाँ पर अपना बहुपद भी होता है खत्म। अब हम चलेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम जा रहे हैं तीसरा चैप्टर में। अपना ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर 2 चर रहेगा। 2 चर वाले रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक कहते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़ा रहेगा। उसके बाद अच्छा इसका व्यापक यानी कि रैखिक बहुपद जो होता है वो किस रूप का होता है? तो वो होता है a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0, ये हो गया पहला अपना। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया अपना दूसरा। यानी कि 2 चर वाले, चर 2 रहेगा, एक x या दूसरा y, पहला a या दूसरा b, यानी कि 2 चर रहेगा। और यह होता है समीकरण का रूप। तो यहाँ से फॉर्मूला जो है इसमें बस 2-3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कि अगर a1/a2, अगर इसका हम अनुपात लेंगे, अगर a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 का, तो इस कंडीशन में कितना हल होगा? तो इस कंडीशन में एक हल होता है, यानी कि जब a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इस कंडीशन में एक हल होता है। और इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा, और जिसका एक भी हल हो जाए तो वह संगत होता है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है इसका, जब a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 और बराबर नहीं आएगा c1/c2, तो इस कंडीशन में इसका हल जो होगा, इसका हल कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, समांतर रेखा का, यानी कि इसमें कोई भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया अपना पहला लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन। और यह जो प्रतिच्छेदी रेखा है इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है इसलिए इसका एक हल हुआ, इसमें कोई भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं किया है इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है, यानी कि जिसका एक भी हल हो जाता है तो वह संगत होता है और जिसका एक भी हल नहीं होता है वह असंगत होता है। तो यहाँ पर इसका कोई हल नहीं है इसलिए यह असंगत होगा। उसके बाद तीसरा आता है जब अपना a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 और बराबर आएगा c1/c2, यानी कि जब पूरा बराबर आ जाएगा सब, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ होता है संपाती रेखा का और हल होगा अनेक, और जिसका एक भी हल होता है वह संगत होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ करके जाएगी। तो यहाँ पर
बहुत सारे बिंदु को काट करके गई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इसका अनंत हल होगा, यानी कि अनेक हल होता है। उसके बाद हम चलेंगे चौथा चैप्टर में। चौथा चैप्टर में बहुत कम ही फॉर्मूला है। चौथा चैप्टर का अपना नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अगर आपको द्विघात बहुपद समझ में आया हो तो द्विघात समीकरण समझने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है मानक रूप ax² + bx + c = 0, यानी कि अगर हम बराबर में 0 लगा देंगे तो यह समीकरण हो जाएगा, और बराबर से जब 0 को हटा देंगे, हम बराबर 0 नहीं लिखेंगे तो यह बहुपद हो जाएगा। तो उसमें हम बहुपद में पढ़े थे शून्यकों का योग, इसमें हम पढ़ेंगे मूलों का योग, यानी कि उसी में शून्यक उसको बोला जाता है और इसमें मूल बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल, यानी कि द्विघात बहुपद है तो नामे से स्पष्ट है कि 2 है तो इसका मूल 2 गो निकलेगा। यहाँ से मूल निकलेगा पहला अल्फा और दूसरा निकलेगा बीटा। तो यहाँ से अगर मूलों का योगफल पूछे तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर होता है -kb/a। उसके बाद अगर मूलों का गुणनफल पूछे यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। उसके बाद अगला फॉर्मूला आता है विवेचक, कि विवेचक क्या होता है। विवेचक हम निकालना कैसे जानेंगे कि विवेचक क्या होता है। तो विवेचक यानी कि विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - k4ac। b² - 4ac ये विवेचक का फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें जो अगला फॉर्मूला है वो है द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधाराचार्य विधि भी कहा जाता है। इसी का नाम है श्रीधाराचार्य विधि। श्रीधाराचार्य विधि इसी का दूसरा नाम है। वो फॉर्मूला होता है x बराबर -b + -√b² - k4ac/2a। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मूलों का अस्तित्व कब कब होता है। तो जब d का मान हम निकालेंगे, d का मान अगर धनात्मक आ गया, धनात्मक बोले तो एक पॉजिटिव नंबर यानी कि +1 +2 +3 अगर ये सब आता है तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल जो निकलेगा वह भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग मूल निकलेगा। उसके बाद d का मान अगर ऋणात्मक आता हो, ऋणात्मक बोले तो -1 अगर -2 -3 आ जाए तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, और इस कंडीशन में मूल भी नहीं निकलेगा। अगर d का मान 0 के बराबर आता हो, 0 के बराबर आ गया तो इसमें मूलों का अस्तित्व होता है, और 2 बराबर मूल निकलेंगे, यानी कि जो भी मूल निकलेगा वो दोनों बराबर निकलेगा। अगर एगो पहला अगर निकला 2 तो दूसरा भी निकलेगा 2, यानी कि 2 बराबर बराबर मूल निकलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाँचवा चैप्टर जिसका नाम है AP यानी कि समांतर श्रेणी। हम पाँचवा चैप्टर में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ AP लिए हैं यहाँ पर 2 4 6 8, और यहाँ से पूछ सकता है कि यह जो AP दिया गया है क्या यह AP की सूची में है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि यह AP की सूची में है या नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पदों के बीच का अगर अंतर समान है, जैसे यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 4 के बीच में भी 2 का अंतर है, 8 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, अगर हर एक पद के बीच का अंतर अगर समान हो तो वह AP के सूची में होगा। इसे हम बोलेंगे AP के सूची में होगा। और AP के प्रथम पद को हम A से सूचित करते हैं, और AP के अंतिम पद को हम AN से सूचित करते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। दूसरा पद में से अगर हम पहला पद को घटा देंगे, यानी कि सार्वंतर अगर हमें निकालना हो तो यह जो AP है तो ये है अपना दूसरा पद 4 और पहला पद है अपना 2। 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो निकलेगा 2, तो यही होता है सार्वंतर, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद को अगर घटा देंगे तो यही होता है सार्वंतर। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर AN का फॉर्मूला क्या होता है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D होता है। यह होता है अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे SN का फॉर्मूला। SN बोले तो ये होता है योग, यानी कि योग निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n-1 × D होता है। यह होता है
पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद यही फॉर्मूला होता है अंतिम पद से अगर योग निकालने के लिए बोले तो इसका दो फॉर्मूला होता है, पहला और ये दूसरा। हम दोनों फॉर्मूला लिख कर लाए हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन बोले तो ये होता है अंतिम पद, ये होता है अंतिम पद, या इसी को लिखा जाता है n/2 इंटू एल, ए प्लस एल, जहाँ पर ये एल भी है अंतिम पद, एल भी क्या है अंतिम पद है। तो ये यहाँ पर पाँचवा चैप्टर भी अपना होता है समाप्त। उसके बाद छठा चैप्टर में कुछ भी फॉर्मूला सब नहीं है, इसलिए हम सातवां चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सातवां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में कि चतुर्थांश क्या होता है। तो यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0,0 और यहाँ पर ये हो गया अपना प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस और प्लस। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, तो चलिए हम आपको आगे बताएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस, यानी कि पहला माइनस और दूसरा प्लस। तृतीय में होता है माइनस माइनस और चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। यानी कि अगर यहाँ से आपको पूछे कि 3,-4 किस चतुर्थांश में है, 3,-4, तो ये अपना प्लस वाला वैल्यू है, प्लस और कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम बोलेंगे यह जो बिंदु है चतुर्थ चतुर्थांश में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिंदु का जो निर्देशांक होता है, तो निर्देशांक किस रूप में होता है, तो वो होता है x, y के फॉर्म में होता है, x, y के फॉर्म में, जहाँ पर x को कहा जाता है भुज और y को कहा जाता है कोटि। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत उठता है कि यहाँ से अगर आपको पूछ देगा कि 5,6 में कोटि का मान बताए, तो अपना कोटि क्या होता है, y जो y निर्देशांक होता है वो होता है कोटि। तो यहाँ से कोटि का मान हो जाएगा 6। अगर आपसे पूछ दे कि भुज का, इसमें भुज का मान क्या है, तो x जो होता है वो होता है अपना भुज, तो x निर्देशांक है 5, तो ये हो जाएगा 5 अपना भुज का मान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि है कि किसी भी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ से पूछ दे 2,4 का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से अगर आपसे दूरी पूछ ले तो x अक्ष से दूरी क्या होता है, y निर्देशांक होता है। तो x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक ये है, तो अपना हो जाएगा यही हो अपना आंसर, y निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा अपना आंसर। उसके बाद दूसरा है कि किसी भी बिंदु के y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। जैसे 5,3 लेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि y अक्ष से दूरी, इसमें y अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो y अक्ष से दूरी क्या होता है, x निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र मानकर चलिए दूरी, अगर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का अगर हमें दूरी पता करना हो तो यहाँ पर दूरी सूत्र जो होता है इसका निर्देशांक दिया है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। उसके बाद यहाँ से हमको इसका दूरी सूत्र पता करना हो तो दूरी सूत्र यानी कि ये PQ के बीच का अगर दूरी निकालना हो तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर लेंगे x2, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को x2 में से x1 को घटाएंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस लिखेंगे। उसके बाद y2 और माइनस y1, यानी कि दूसरा में से पहला को घटा करके उसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद या तो इसी को हम लिख सकते हैं, पहले हम x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं या x2 में से भी x1 को घटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अगर माइनस में भी अगर आएगा घट करके तो उसको जो ये वर्ग है ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव। यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देगा। यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यही होता है दूरी सूत्र। अब हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु का सूत्र कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटे 2।
उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? तो विभाजन सूत्र होता है अपना m1x2, यहाँ पर हम लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ से हम फार्मूला का ट्रिक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे ही फार्मूला लिखेंगे, पहले mx प्लस mx लिखेंगे बटे m1 प्लस m2 लिख देंगे, फिर my प्लस my लिखेंगे बटे m1 प्लस m2 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे 12 21 1 2 2 1 12 और 21 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना मध्य बिंदु का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ से आता है 4 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हम पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यह आपको याद करने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रिक है, हम लिख देंगे 1/2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे x1 इंटू यहाँ प्लस में लिखेंगे y माइनस y, फिर लिखेंगे प्लस x2 यहाँ पर ब्रैकेट में y माइनस हम y लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस x3 या ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, और यहाँ से हम लगा देंगे इसमें 23 31 12 23 31 12। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 31 3 1 और 12 12। ये देखिए आपका फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछे कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो वो होता है √x² प्लस के y², √x² प्लस के y²। तो यहाँ पर भी अपना 7वां चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को समझ कर के पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपना त्रिकोणमिति हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नाम है इसका त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या होता है, तो इसका अर्थ जान करके आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा नहीं होगा कि ये त्रि का अर्थ क्या होता है, कोण का अर्थ क्या होता है और मिति का अर्थ क्या होता है। तो वैसे हम बता देते हैं कि त्रि का अर्थ 3 होता है और कोण का अर्थ कोण ही होता है, और मिति का अर्थ होता है मेजर, यानी कि मापना। यानी कि 3 कोणों की माप को जो हम मापेंगे उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये है अपना, मानकर चलिए ये समकोण त्रिभुज हम बना करके रखे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अपना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री क्योंकि लंबवत है तो 90 डिग्री है। तो इसमें ये सबसे बड़ी जो भुजा है ये कर्ण होती है, ये कर्ण, और इसको हम H के द्वारा सूचित करते हैं। और यहाँ पर अब जो लंब और आधार होगा वो थीटा के अनुसार होगा। अगर हम थीटा को यहाँ पर रखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब यानी कि P, और जो बच गया वो हो जाएगा आधार। अगर मानकर चलिए हम दूसरा फिगर बना लेते हैं, ये है अपना ABC और यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर मानकर चलिए अब की बार हम यहाँ पर थीटा दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और यहाँ पर ये थीटा के सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आधार। आधार हो जाएगा ये अपना, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ हम लिख करके लाए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा आपने देखा कि यह लंब होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो है अपना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं h² बराबर P² प्लस के
बी स्क्वायर, और यहाँ से हम, ये हो गया कर्ण स्क्वायर, यहाँ से हम लंब स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो लंब स्क्वायर में क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से आधार स्क्वायर हम निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से हम लंब स्क्वायर को घटा देंगे, यानी कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर को, क्योंकि भुजा के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया अपना ए सी कर्ण है, तो कर्ण को हम लिखे हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया अपना ये ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसको हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसी को, अगर आधार स्क्वायर हमें निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। उसके बाद अगर लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, यानी कि ये अगर हमको बड़ी भुजा निकालना हो तो बड़ी में हम प्लस देंगे, बाकी दोनों जो ये छोटी भुजा है इसमें हम देंगे माइनस। बड़ी भुजा निकालेंगे अगर एच स्क्वायर तो इसमें प्लस होगा, बाकी दोनों भुजा में माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम पी स्क्वायर निकालते हैं तो ये पी अपना छोटी भुजा है यानी कि लंब है, तो लंब में हम माइनस देंगे एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय होता है ख़त्म। अब हम अगला फॉर्मूला देखेंगे कि अगला फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपना कुल 6 है, जिसमें कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख करके लाए हैं। और यहाँ पर है फॉर्मूला अपना 1 नंबर में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बटे एच, जिसे हम लिखते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण। उसके बाद होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है बी बटे एच, जिसे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। उसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, जिसे हम लिखेंगे लंब बटे आधार। उसके बाद होता है कोट थीटा, कोट थीटा को हम लिखेंगे बी बटे पी, जिसे हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिखेंगे एच बटे पी, और एच बटे पी मीन्स कर्ण बटे आधार। को सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, जिसे हम एच बटे पी भी लिख सकते हैं। तो आप यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5-7 फॉर्मूला वैसे ही पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल फार्मूला। मल्टीपल फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अगला फार्मूला है अपना साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से गुना करते हैं तो बराबर 1 आता है। और यह कैसे आता है, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच, और इंटू है तो इंटू, कोसेक का फार्मूला होता है एच बटे पी। तो एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, बराबर रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ से ये आ गया 1। अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर के 1 है, और इधर कोसेक थीटा गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये आ जाएगा भागा में, यानी कि 1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसके बाद 1 साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यानी कि अगर हम कोसेक को इधर रखेंगे, कोसेक को इधर रखेंगे तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा। तो कोसेक इधर रखे हैं 1, और साइन इधर गुना में है, बराबर के उधर गया तो भागा में हो गया, यानी कि 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ से अगला फॉर्मूला होता है कोस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुना करेंगे तो बराबर रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ से हम वही यानी कि फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ से अगर हमको कोस निकालना हो तो कोस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि जस्ट उल्टा देंगे। यहाँ से क्या होता है, ये विपरीत फॉर्मूला होता है, उल्टाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। यानी कि इसको अगर उल्टाते हैं हम, कोट को अगर उल्टाएंगे तो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये कोट थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि उल्टाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसके बाद अगर हम इसको उल्टाएंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर tan थीटा को उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मान सारणी। मान सारणी जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण BBI है। यहाँ से अगर आपको याद रहेगा तभी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाएगा।
तो यहाँ से हम मान सारणी याद करेंगे, साइन 30, साइन का, कोस का, टैन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, यानी कि सभी त्रिकोणमिति का हम मान याद करेंगे। और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही यहाँ पर 10th में ज़रूरी पड़ता है। और अगर आप क्लास 11 12th में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको शायद ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से साइन का पढ़ेंगे सबसे पहले कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है और 60 डिग्री का √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर हम साइन को उलट करके लिख देंगे, यहाँ से 90 को 0 में और सीधा इसको अगर उल्टा देंगे तो कोस का बन जाएगा, यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये कोस का हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 और इसको लिख देंगे यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और इसको लिख देंगे यहाँ पर और इसको लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि जस्ट इसको एक अगर साइन का आपको याद है तो कोस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा देंगे तो कोस का बन जाएगा, कोस को उल्टाएंगे साइन का बन जाएगा। अब हमको टैन का याद करना हो तो अभी ज़्यादा यानी कि ट्रिक अगर हम बताएंगे तो उतना समय नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट याद करेंगे कि टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो टैन 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान √3 होता है और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो इसी को हम उल्टाएंगे, कोट का बन जाएगा। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी में √3, एक इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसको हम याद रख सकते हैं कि टैन में मान कैसे याद रखेंगे। तो इधर लिखेंगे 0 और इधर लिखेंगे इन्फिनिटी, बीच में लिखेंगे एक बार नीचा में √3 लिख देंगे और एक बार ऊपर में हम √3 लिख सकते हैं। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि टैन 0 का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1 और टैन 60 डिग्री का मान √3 और टैन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। तो यहाँ से टैन का भी याद हो गया। अब सेक का याद कैसे होगा, तो कोस का उल्टा होता है सेक। जस्ट अभी हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगर हम कोस थीटा को उल्टा देते हैं तो वह सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर 1 को हम उल्टाएंगे तो वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको उल्टाओ कि कुछ भी करेंगे तो 1/1 बराबर यह 1 के ही बराबर होगा। तो इसलिए सेक 0 डिग्री का मान 1 ही होगा। और 30 का निकालना हो जस्ट इसको उल्टा देंगे तो 2/, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। तो कोस सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। उसके बाद यहाँ से हम इसको 45 को कोस 45 को उल्टाएंगे तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। इसको उल्टाएंगे तो √2/1 होगा। तो 1 से √2 में भगा देंगे तो इसको हम डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं। उसके बाद √3/2 है, 60 डिग्री का है। यहाँ पर कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान, इसको उल्टाएंगे 2/1 होगा, 1 से 2 में भगा देंगे तो 2 होगा, डायरेक्ट 2 लिखेंगे और यह होता है इन्फिनिटिव। अगर सेक का आपको याद हो जाए तो कोसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको जस्ट आप उल्टा करके लिख दीजिएगा, यह हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, कोसेक में पूरा का मान। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। अपना अगला फार्मूला है जो कि यह 8.3 के लिए बहुत ही लाभदायक है और यहाँ से लगभग 1-2 फार्मूला एग्ज़ाम में आ जाता है और यहाँ से बहुत ही सारा क्वेश्चन में यह फार्मूला यूज होने वाला है। तो यहाँ से हम फार्मूला पढ़ेंगे और यहाँ से हम ट्रिक के साथ फार्मूला को पढ़ेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से साइन का उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा साइन होता है, जस्ट एक दूसरे का विपरीत होता है। टैन का उल्टा कोट, कोट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता था। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो बोलेंगे कोस थीटा, अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो बोलेंगे साइन थीटा, अगर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो हम लिखेंगे सेक थीटा। यानी कि ऐसे हम याद कर सकते हैं कि साइन का उल्टा कोस होता है इसमें, टैन का कोट और सेक का कोसेक। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसमें वह
ये काम नहीं करेगा कि साइन का उल्टा कोसेक कर दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। यहाँ से साइन का कोस होता है, कोस का टैन, साइन का कोस होता है उल्टा, टैन का कोट होता है और सेक का कोसेक होता है। अगला अपना फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहीं से हम फॉर्मूला बना सकते हैं आराम से। अगर हम यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो कोस को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर इधर बराबर के 1 है, बराबर प्लस के कोस इधर आया तो माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन ही रखना चाहेंगे, स्क्वायर को अगर हम उधर भेजेंगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर यानी कि हटेगा इधर से, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पर रूट अगर चढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, यानी कि √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद अगर हम इधर कोस को रखना चाहेंगे तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 और प्लस के साइन स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम कोस ही रखना चाहेंगे, स्क्वायर हटेगा इधर से, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा यहाँ से। और अगला फॉर्मूला है अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम वही रूल अप्लाई करके फॉर्मूला को बना सकते हैं। अगर हम सेक को इधर रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को, तो बराबर प्लस के 1 है इधर और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर आया प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम इधर सेक रखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर रूट चढ़ा देंगे तो वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर लेते हैं तो ये हो जाता है टेन थीटा के बराबर। और यह कैसे हुआ है, अगर हम टेन को इधर रखेंगे तो टेन है माइनस में, तो टेन को हम बराबर के उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा और 1 को इधर हम ले आएंगे तो टेन के बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर के इधर आया माइनस के 1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अगर इधर से हम टेन रखना चाहेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा और √1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी पर ये फॉर्मूला बना है। और यानी कि अगर हमको कोसेक स्क्वायर थीटा रखना हो तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, कोट को उधर भेजना पड़ेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपना त्रिकोणमिति भी हो जाता है ख़त्म। पूरा त्रिकोणमिति का भी हम फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम पार्ट 2 भी बना देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।